नमस्कार, मैं हूं जगदीश प्रकाश। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया नेटवर्क। टीएफडी इंडिया नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हाजिर है एक बार फिर देश की राजनीतिक खबरों के साथ। बात करेंगे विधानसभा चुनावी समीक्षा पर। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में अपने एनडीए नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सांसद, विधायक, 20 सूत्री अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और एनडीए के सभी दलों के बड़े नेता शामिल हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हो रही इस बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। चर्चा करेंगे कुछ ऐसी राजनीतिक सवालों पर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। और शुरू करेंगे आज का सवाल। बीजेपी की नींद क्यों उड़ी हुई है? नीतीश की बैठक में क्या होगा फैसला? जगदीश जी, बड़ी महत्वपूर्ण है यह। इस वक्त जो बैठक चल रही है, यह बैठक समाप्त हुई है एनडीए की, अभी समाप्त हुई है। और बैठक समाप्त होने के बाद में हम लोग भी अपने प्रोग्राम पर आ गए हैं। जी जी। इस वक्त जो बैठक हुई है, ये एनडीए की बैठक हुई है जगदीश जी। एनडीए की बैठक में 2025 के चुनाव को लेकर के समीक्षा की गई है जी। गिरिराज सिंह भी नजर आए इस बैठक में, जिस गिरिराज सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं जी। प्रदीप सिंह भी नजर आए, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इस बैठक में जगदीश जी, चाहे वह सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और चाहे दूसरे वाले डिप्टी सीएम जी, बड़ी उदास नजर आ रहे थे। और गिरिराज सिंह, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई पक्ति में बुर्बक बैठा रहता है, वैसे ही गिरिराज सिंह बैठे। ललन सिंह भी बहुत सीरियस दिखे हैं। और संजय झा का यह बयान कि अगर विकास करना है देश को तो एनडीए को मजबूत करना पड़ेगा। जी जी। बाकी और कुछ नहीं बोले। प्रदीप सिंह का एक बयान आया, जो प्रदीप सिंह के विवादित बयान पर तेजस्वी यादव हाईकोर्ट में दर्ज किए हैं, केस दर्ज किए हैं। प्रदीप सिंह का यह कहना है कि तेजस्वी यादव सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं। अगर कोई दंगा फसाद हुआ तो उनको जेल में डालेंगे जी। तो गिरिराज सिंह जो कर रहे थे वो क्या था, प्रदीप सिंह जो किए वो क्या था। अब प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि हमारे बयान को काट करके तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है जी। तो बाकी चैनलों पे जो फुटेज चल रहा है वो क्या कर रहा है। तो अब प्रदीप सिंह ही असली फुटेज देते उस वक्त जो उन्होंने कहा है। वही खुद दे दे तो वह देंगे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी यह है। अब इस बैठक में एक और चीज देखिए, मैंने हेडिंग जो है आज की, बटोगे तो कटोगे नहीं चलेगा, नीतीश करेंगे फैसला। आज इस चीज को लेकर के बहुत गंभीर है। नीतीश कुमार का यह कहना था कि एनडीए है, यह भाजपा और जेडीयू नहीं है, हर कोई एनडीए का नेता है और एनडीए का हेड मैं हूं। हमारे ही नेतृत्व में और हमारे ही बोलने के अनुसार आपके कैंपेन होंगे। आप अपनी मर्जी से कैंपेन नहीं कर सकते। लेकिन बात इतनी नहीं है जगदीश जी, जितनी बात अभी बाहर निकली है। बात कुछ अलग है अभी, और हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा सबका। रात 8 बजे के प्रोग्राम में शायद हो सकता है दर्शकों को मैं कुछ निष्कर्ष तक पहुंच पाऊं जी, क्योंकि अभी कुछ कह पाना। एनडीए की बैठक समाप्त हुई है, जेडीयू की बैठक अभी नहीं हुई है जी। और जेडीयू में सबको बुलाया गया था तो एनडीए की भी बैठक बुला ली गई थी। लेकिन नीतीश कुमार के हाव भाव बिल्कुल यह नहीं बता रहे थे कि नीतीश कुमार संतुष्ट है। लेकिन एक चीज तो देखने में नजर आ गया कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जिस पर हम लोग 2 बजे के प्रोग्राम में चर्चा जो कर रहे थे जी। यह साबित हो गया कि जेडीयू में सब ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार की इसकी चिंता अब खाए जा रही है। वह क्या होगा देखना दिलचस्प होगा जी। हमारे देवेंद्र यादव जी लिख रहे, नीतीश जी जल्दी अपना समर्थन वापस ले, अभी भी हम विपक्ष के जनता तारीफ करेंगे और देने का इससे क्या बात है, बहुत जल्द कुर्सी से हटाए जाए, जनता आस लगाकर बैठी है।
देवेंद्र जी की बातों से मैं सहमत हूँ। आपके सवाल में मैं आऊंगा, देवेंद्र जी के जवाब भी दूंगा। यह तो तय है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर दो धारा हो चला है, जो नीतीश कुमार के इस रवैये से इत्तेफाक एक नहीं रखता है और एक नरेंद्र मोदी के साथ में रहना बेहतर समझ रहा है। अब गिरिराज सिंह के जो हाव भाव हम लोगों ने देखे हैं, अभी जो पिक्चर तस्वीर वहां से अंदर से निकल करके आई है और जो तस्वीर देखा गया हुआ तस्वीर, कोई पश्चाताप है उनके अंदर, यह चीज नहीं दिखा रहा है। प्रदीप सिंह जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, कोई पश्चाताप है उनको वो नहीं देखा, वो चैलेंज करते हुए तेजस्वी यादव को नजर आ रहे हैं। एक चीज तो तय है जगदीश जी कि नीतीश कुमार अपने लिए गड्ढा नहीं कुआं खोद रहे हैं बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में रह करके। यह देवेंद्र यादव जी के भी बातों से लग रहा है कि देवेंद्र यादव जी जिस तरह कमेंट कर रहे हैं, इससे भी लग रहा है कि नीतीश कुमार जैसे नेता अपने लिए गड्ढे खोद रहे, जनता सबक सिखाने के मूड में आ चुके हैं। जैसा मैं कहता हूं हमेशा कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता। हालांकि इस देश के गुनहगार नीतीश कुमार होंगे, वह नाम मिट नहीं सकता धब्बा, लेकिन तो अगर अभी भी आ जाए तो जनता उनके ऊपर थोड़ा भरोसा और विश्वास दिखा सकती है। जी। लेकिन वह अवसर नीतीश कुमार खोते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार घर के न घाट के कहीं के नहीं रह गए हैं और नीतीश कुमार टूट चुके हैं। अब कितनी टूटी है पार्टी, जब लोग निकलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन इस बैठक समाप्त अभी एनडीए की हुई है, क्या जेडीयू की बैठक होगी, जो बैठक बुलाए थे नीतीश कुमार, यह बहुत महत्वपूर्ण है, उस बैठक पे नजर होगी। लेकिन अभी तक यह नहीं आया कि अभी बैठक शुरू हुई है, जबकि एनडीए की बैठक समाप्त हो गई तो जेडीयू को होनी चाहिए। लेकिन जेडीयू की बैठक सीएम आवास में नहीं होगी, सीएम आवास में यह बैठक हुई है। अब जेडीयू की बैठक कहाँ होती है, जेडीयू के कार्यालय में होती है, कहाँ होती है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। और यह बैठक कब होती है, आज ही का डेट है बैठक का। हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद बैठक शुरू हो और देर रात तक बैठक चले, लेकिन बैठक अनिवार्य बताया जा रहा है कि यह बैठक जरूर होनी है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या मकसद है तभी साफ हो पाएगा। अभी सब गोलमोल हिस्से देखे जाए ना, अभी जो बयान सुना जा रहा है वह सब भारतीय जनता पार्टी से के लोगों का बयान आया है यह, और एक संजय झा का जो बयान आया है जेडीयू के, वह जेडीयू के कम और भाजपा आरएसएस के ज्यादा है, इसलिए उनके बातों पर महत्व नहीं दे सकते। लेकिन संजय झा के बातों पर एक चीज पर मुहर लगेगी कि संजय झा ही इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को लाने में भी वो थे और संजय झा ही पार्टी को तोड़ने में भी लगे हुए, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और उनका बयान आना कि देश को अगर विकसित करना है तो एनडीए को मजबूत करना पड़ेगा, यह दिखा रहा है कि जेडीयू के अंदर दरार पड़ चुकी है। क्या एनडीए में जो पहले से जो दो धड़ा बन गया है, उनमें से बाकी कुछ एक धड़ा जो है वो एनडीए के साथ ही रहना चाहता है और नीतीश कुमार को छोड़ना चाहता है? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। जो विधायक दल है, विधायक दल में 85% लोग इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं। वह पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ आकर के क्या मिला। सीएम वहां भी थे और यहाँ भी हैं। सम्मान इससे ज्यादा वहां पर आपको था और इससे ज्यादा मजबूती से पावर में बहुमत से आप इंडिया गठबंधन में थे, तो यहाँ आने का फायदा क्या, वह बता दीजिए आप। इसका जवाब इनके पास नहीं है। जो संसद है, 12 संसद है इनके, और चाहे जो राज्यसभा सांसद है, संजय झा भी क्या नाम के राज्यसभा सांसद चुन करके गए हुए, तो सांसदों में कितने लोग टूटे हैं या सिर्फ ललन सिंह ही टूटे हुए हैं, यह देखना बहुत दिलचस्प है। लेकिन इस बैठक में चिराग पासवान के लोग नहीं आए हैं। यह क्यों नहीं आए हैं, क्या वजह है? यह साफ है कि चिराग पासवान को गिरिराज सिंह की उस यात्रा से बहुत खासा नुकसान हो रहा है और नुकसान उसका डबल नीतीश कुमार को हो रहा है। नीतीश कुमार उस पर क्या विचार कर रहे हैं, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन चिराग पासवान का ना आना बैठक में और यह कहना कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कुछ दिशा निर्देश दे रहा है।
भाजपा दूसरा नीतीश पैदा हो जाए बिहार में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसीलिए देखिए प्रशांत किशोर को कभी एक्टिव कर देती है और कभी धरातल में भेज देती है, कभी एक्टिव होते हैं कभी धरातल में, यानी कि पार्टी बनने के पहले ही पार्टी समाप्त हो रही है। नहीं, ये नीतीश को चकमा देने के लिए है। हाँ, नीतीश को प्रशांत किशोर जो है वो नीतीश को चकमा देने के लिए। हाँ वो है, वो भारतीय जनता पार्टी के मोहरे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे जीतन राम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए और चिराग पासवान हो गए, यह लोग तो पूरी समाप्त हो जाएंगे और रहेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को कमजोर करके रखेंगे, उनकी हैसियत 15-20 सीटों तक रहे, उसके ऊपर उनकी हैसियत न जाए और भारतीय जनता पार्टी दमखम से आए। अभी यह कहा जा रहा है कि संजय झा बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव और नीतीश कुमार की देखरेख में ही सरकार चलेगी, लेकिन यह उनके पेट में क्या है और जबान पर क्या है, इस पर शक है जी। क्योंकि जिस तरह वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, यह दिख रहा है कि वह देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बयान से यह भी लग रहा है कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी जी जगदीश जी, लेते हैं अगला सवाल झारखंड से। झारखंड एक चीज जगदीश जी, हमारे सैयद जहीर जी जुड़ गए हैं। सैयद जहीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। लिख रहे हैं एनडीए की बैठक में निकला चुनाव 2025 नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, चुनावी जुमला होगा। यही मैं अभी यही बात सैयद जहीर जी, मैं अभी इसी बात को कर रहा था कि जो संजय झा ने बयान दिया बैठक से निकल करके कि 2025 के चुनाव को लेकर के हम लोग समीक्षा कर रहे थे बैठक में और 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के ही देखरेख में लड़ा जाएगा, वही चेहरा होंगे। लेकिन उस समय तक क्या नीतीश कुमार को बख्शा जाएगा? नीतीश कुमार रहेंगे? अब यह चीज तो तय हो गया है कि 2025 के अक्टूबर-नवंबर में ही चुनाव होंगे, पहले नहीं होने वाले। विधानसभा भंग भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी भीतर भीतर टूट चुकी है, इस चीज का संदेश निकल गया इस बैठक से। अब अगर नीतीश कुमार की बैठक होती है जेडीयू की, जिसका आज है कि आज बैठक होना है, अगर वह बैठक होता है तो परिणाम निकलेगा। अगर बैठक नहीं होता है तो आप पूरा समझ लीजिएगा जगदीश जी, और मैं रात को 8 बजे अपने दर्शकों को प्रोग्राम में अपने प्राइम टाइम में बताऊंगा भी कि नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है। नीतीश कुमार का कोई वर्चस्व पार्टी में अब नहीं बचा है। जी जगदीश जी, झारखंड के स्टार प्रचारकों में चंपाई सोरेन का कहीं नाम नहीं है, क्यों? क्या यह उनकी बेइज्जती है? चंपाई सोरेन का जगदीश जी बहुत बुरा हाल है। चंपाई सोरेन 27 नंबर पर हैं। मैंने आज अपने दर्शकों को 9 बजे के प्रोग्राम में बताया था जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा में 2 नंबर पर थे और भारतीय जनता पार्टी में 27 नंबर पर आ गए। एक चीज बहुत उभर करके आ रही है कि बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने अपने पार्टी का विलय कर दिया था भारतीय जनता पार्टी में, वो हाशिए पे अब जा रहे हैं। उनके नाम पर चुनाव नहीं होगा, भाजपा ने कुछ और प्रोडक्ट आगे कर दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है। अब चंपाई सोरेन जो है सरायकीला और गोहान सीट से, इन 2 सीटों पर बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है। चंपाई सोरेन चाहे सरायकीला से लड़े चाहे कोल्हान से लड़े, कोल्हान से लड़े, दोनों जगहों पर इनको बड़ी कड़ी टक्कर मिलने वाली है। अब यह डरे हुए हैं कि मैं हार तो नहीं जाऊंगा, और ऐसा व्यक्ति इनको चुनौती दे रहा है कि जो इनको हरा चुका है। 2019 में चंपाई सोरेन अपने दम पर नहीं जीते थे, हेमंत सोरेन की लहर पर जीत करके आए थे 15,000 तकरीबन मतों से, लेकिन उसके पहले वो 1,000-1,200 वोटों से ज्यादा जीते हुए नहीं है, यानी कि चंपाई सोरेन अपने दम पर नहीं जीत सकते। अब भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को एक प्रचारक के रूप में पेश कर दिया है, जो हेमंत सोरेन की भाभी है। अब वह कितना बैकफायर करेंगे या कितना वह उस पर काम करेंगे, कितना मतलब नुकसान पहुंचा पाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यह देखने वाली चीज होगी। लेकिन कल्पना सोरेन
से डरी हुई है भाजपा बुरी तरह। यह वजह रहा कि 40 लोगों की टीम भारतीय जनता पार्टी को, वरिष्ठ नेताओं की 40 टीम दिल्ली से पहुंच चली है वहां पर। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा तो पहले ही से जा रहे, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी तक को वहां उतारा है, जिसका कोई वर्चस्व नहीं है नितिन गडकरी का झारखंड में। उनका महाराष्ट्र में वर्चस्व है, महाराष्ट्र में उन्हें उतारना चाहिए था, विदर्भ के एरिया में 3-4 सीटों पर प्रभाव छोड़ दे। झारखंड में तो उनको कोई जानता भी नहीं है, तो वह वहां उतारे गए हैं और बहुत ही एक तरीके से उनको भी साइड कर दिया गया। हाँ, और वहां पर गडकरी को, और वहां पर भी जगदीश जी, मैंने अपने प्रोग्राम में दर्शकों को सुबह बताया था कि बटोगे तो कटोगे, गली गली मोहल्ले में वहां भी लगा दिया गया है। मतलब झारखंड का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही डिफरेंस है। महाराष्ट्र में रोजगार को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के बहुत, मतलब वो है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग महाराष्ट्र में। झारखंड उतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना महाराष्ट्र है। ये कह रहे हैं कि वहाँ थोड़ा जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर करना है। और जगदीश जी, झारखंड में कहाँ से घुसपैठी आएंगे आप बताइए? एक तरफ पश्चिम बंगाल है, एक तरफ बिहार है, एक तरफ उड़ीसा है, वहां घुसपैठिए कहाँ से आ गए? वहां पे जल जंगल और जमीन की लड़ाई है झारखंड के अंदर। जल जंगल जमीन की लड़ाई है झारखंड के अंदर। उनका जीवन ही जल है, जल जंगल जमीन। जंगल रहेगा तो वह रहेंगे, लकड़ियां काट करके अपना वो जीविका चला लेते हैं। और जंगल में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, उनकी संस्कृति एक बड़ी खूबसूरत संस्कृति है उन लोगों की। और उसके साथ अब इस सरकार को चाहिए क्या, इसलिए भाजपा को सरकार चाहिए कि भाजपा को वहां पर अपना जंगल जो है वह उनको देना है, अडानी को देना है कटवाने के लिए। कोयला खदान उनको देना है। जंगल कटेंगे तभी तो माइंस निकलेंगे, नहीं तो कैसे निकलेंगे? इसीलिए तो उनके 1,36,000 करोड़ रुपए रोक के रखे गए, कोयले खदान को नहीं पैसा दिए गए। तो यह चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी जो सामदान भेदभाव लगा रही है, पहले शुरू में जब मैंने आकलन किया था जगदीश जी, और जो हम लोगों के कृष्णा है जो झारखंड से रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग को खबरें देते हैं, जी, पहले बहुत कड़े मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी थी। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी निचले स्तर पे आ गई है। दूसरी चीज, हरियाणा से भी छोटा प्रदेश है झारखंड, लेकिन हरियाणा का भी फार्मूला वहां पे सेट नहीं हो रहा है। वजह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट जो थे, वह जो पार्टी भाजपा छोड़ करके वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में मिल गए हैं। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा को 15 सीटों का लीड दे दिया है और यही पे भारतीय जनता पार्टी मात खा रही है। भाजपा को धक्का लगा। उस कमी की भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है और बिहार का बहुत प्रभाव पड़ता है झारखंड के अंदर जगदीश जी। और एक तरफ पश्चिम बंगाल का पड़ता है मछुआरों का, और दूसरी तरफ उड़ीसा का प्रभाव उस पर पड़ता है। 3 राज्यों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, लेकिन बिहार का प्रभाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। बिहार में यह जो घटनाएं चल रही है, और बिहार में जेडीयू को 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दी है, यानी कि इनकी 2 सीटों से ज्यादा की इनकी औकात नहीं है, चाहे कितना भी उछल कूद कर ले। अब ऐसे में जो नीतीश कुमार अपने लिए जाने जाते हैं, अब वह नीतीश कुमार इतने शांत आज मीटिंग में क्यों नजर आए, इस चीज का अभी तक किसी को मतलब भरोसा विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर वजह क्या है। कुछ तो उनके अंदर चल रहा है, लेकिन मजबूरी यहाँ है कि वह पार्टी बिखर गई है। अब उनको फैसला यह लेना है कि क्या वह निकल जाएंगे, उनको अपने आप पे भरोसा है कि निकल जाएंगे तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के जैसे महाराष्ट्र में वह और मजबूत होकर के उभरे, वैसे यह मजबूत होकर उभरेंगे, या वह मजबूरी अपना समझ करके वहीं पे रह जाएंगे। अगर भाजपा के साथ रह गए तो उसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा, उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी, छीन ली जाएगी पार्टी। और अगर चले गए तो एक रिस्क होगा जनता के अंदर जा करके, इनके पास कहने के लिए भी होगा कि देखिए इन्होंने बटोगे तो कटोगे कहा, इन्होंने देश को गुमराह किया, इन्होंने देश के लिए काम नहीं किया, इन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, विवादित भाषण देते रहे, इसलिए हम इनको छोड़ करके आपके पास आए हैं, आप फैसला कीजिए वोट दीजिएगा कि नहीं। वह जनता इनको वोट देगी। अगर नहीं आए 10-15, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एकदम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन 10-15-20 सीटों पर आकर के रहेंगे। और इसका प्रभाव, इस चीज का प्रभाव वहां पर गिरिराज सिंह ने जो यात्रा कर रहे हैं और जो नारा इन्होंने दिया है,
इसका असर झारखंड में पड़ रहा है और झारखंड में उल्टा असर पड़ रहा है, उल्टा असर पड़ रहा है जगदीश जी। और वो झारखंड का यह उल्टा असर इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वहां मुद्दों की जो नहीं करेगा बात वह वहां पर नहीं करेगा राज। यह आदिवासी का है, मैंने यह आदिवासियों का हम लोग के कृष्णा आते हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी सीओ में उनके बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत काफी दिनों से काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से वह गांव गांव अगर घूम रहे हैं और देख करके सब बातें अगर बता रहे हैं, तो वह क्या ना कि उसमें बहुत सारी सच्चाई है। लोगों का मुद्दा जल जंगल जमीन का है, रोजगार का मुद्दा है, वहां महंगाई का मुद्दा है, वहां लोगों के साथ बर्बरता हो रही है, इस चीज का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी फिर देशद्रोह, बटोगे तो कटोगे, इसी नारों पर काम करती है, जो अब सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जी। और हमारे सैयद जहीर जी की बहुत तारीफ करूंगा। फिर वो चीज लिख दी है कि बड़ी बेआबरू होकर के तेरे कूचे से हम निकले, क्या नाम है कि मैं और नहीं और जहीर जी को तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि क्या नाम बता दिया। मैं अक्सर यह बोलते रहता हूँ कि बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैं खाने से मैं निकला तो क्या नाम है कि कहीं ना कहीं तर्क और बात एक ही है, तो इसके लिए मैं बहुत सरसों। और हमारे प्रमोद सैनी जी लिख रहे हैं, सतपाल सैनी, नीतीश जी आप जल्दी से समर्थन वापस ले लीजिए, जितनी भी देर करोगे उतनी ही दिक्कत होगी। अगर समर्थन नहीं लिया तो मोदी और शाह आप भी के साथ आप भी दोषी होंगे। बहुत मतलब सही चीजें हैं, या क्या नाम है कि इसमें कोई दो राव नहीं। और सैयद जी ने फिर कर दिया कि यदि चुनाव के निर्णय 23 नवंबर के बाद आप वापसी करते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा वाला, क्योंकि फिर प्रियंका गांधी यह बातें देखिए यह बातें अभी 2 दिन पहले हमने इस पर चर्चा किया था और यही बात मैंने कहा था और सैयद जहीर जी ने यह बात कर दिया। देखिए जगदीश जी, इसमें बहुत सारे अर्थ है और इसके बहुत सारे मतलब है। अगर आप हमें 2 मिनट देना तो मैं सैयद जी की इस बात पर जरूर बोलना चाहूंगा और मैं आपके बात को रोक करके यह बात बोलना, मेरे मुंह की बात छीन ली है जहीर जी ने, बाजी मार दी जहीर जी ने, मुझे बोलना था जहीर जी ने बाजी मार ली। इस पर देखिए जगदीश जी, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वायनाड की जो रिपोर्टें आ रही है, वायनाड में जिस तरह आज भी प्रियंका गांधी की रैलियां हो रही है वायनाड के अंदर, क्या जो प्रियंका गांधी के अंदर एक इंदिरा गांधी की छवि को लोग देख रहे हैं साउथ के अंदर। और ऐसे वक्त में कांग्रेस का साथ हमेशा साउथ ने दिया है, जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है तब साउथ ने संभाला है। और प्रियंका गांधी के पार्लियामेंट में आने के बाद नीतीश कुमार की जरूरत इंडिया गठबंधन को पड़ेगी, इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद, जैसा जहीर जी कह रहा है, 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया गठबंधन अगर जीत लिया दोनों राज्य तो मोदी को वैसे ही उठा करके फेंक देगा, नीतीश की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मोदी के लोग इनके विद्रोह में आकर के खड़े हो जाएंगे तो नीतीश न घर के होंगे न घाट के, कहीं के नहीं होंगे, यह सच्चाई है। चूंकि वजह है कि मैंने एक आपको फार्मूला बताया था जगदीश जी प्रियंका गांधी को लेकर के कि प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बन करके आएंगी, वह पिछली पंक्ति में एकदम बैठेंगी, उनका स्थान पिछली पंक्ति में होगा और राहुल गांधी का पहले बेंच में होगा। यानी कि शुरू से लेकर के आखिरी व्यक्ति तक नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछने वाला पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होगा। और जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट को संभाल लेगी तो राहुल गांधी लोगों के बीच नजर आएंगे और जब लोगों के बीच नजर आएंगे तो भारत जोड़ो यात्रा वाला माहौल बनेगा। और वह माहौल अगर बन गया तो एक यात्रा ने तो मोदी की नींव हिला दी, अल्पमत में ला करके खड़ा कर दिया, और दूसरी यात्रा अगर वैसी हो गई, अगर कहीं लंबी यात्रा पैदल यात्रा उन्होंने कर दी तो वह इतिहास में भी दर्ज होगा और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा भी साफ कर देगा। फिर नीतीश जैसे लोगों को भागते भागते जगह नहीं मिलेगी। जी जगदीश, लेते हैं अगला सवाल महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र चुनाव भाजपा से मुंह मोड़ रहे हैं ओबीसी दलित मुद्दा, क्या संविधान बिगाड़ रहा है भाजपा का खेल, चुनाव किधर जा रहा है? 1 मिनट रुकूंगा जगदीश जी। दयानंद बोल रहे हैं अभी झूठे जुमलाबाज के पास कोई मुद्दा नहीं है बच्चा, इसलिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। देश की जनता को समझना चाहिए कि हमारे
वोटों की चोरी हो रही है। हाँ। ठीक है ना। न जाने भारत की जनता कब जगेगी, यह चीज। जगेगी। हाँ, ये दयानंद जी कह रहे हैं। जी जगदीश जी, आपके 2 बजे के प्रोग्राम में मैंने यह कहा था कि चुनाव आयोग पूरी तरह से गुलाम बन चुका है। जिस चुनाव आयोग की विश्वसनीयता CSDS के सर्वे के अनुसार 2019 में 57% थी, 2024 लोकसभा चुनाव के समय CSDS ने अपने आंकड़े जारी किए, और CSDS ही इसके आंकड़े जारी करता है आधिकारिक तौर पे। उसने जारी किए तो 25 से 27% पे आ गई। यानी कि इस देश की 145 करोड़ देशवासियों के अंदर 115 करोड़ लोग चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। यानी कि चुनाव आयोग चोर है, झूठा है, मक्कार है। इसका मतलब यह तात्पर्य होता है। जी। और 20 सीटों पर जो हरियाणा के अंदर वोटिंग में ईवीएम मशीन 99% to 90% चार्जेबल पाए गए, जो फार्म 17C के अंतर्गत वह गलत है। फार्म 17C में कुछ और लिखा गया है, वहां पे ईवीएम कुछ और पाई गई है। इसका यह मतलब है कि वह ईवीएम बदली गई है, और चुनाव आयोग बेशर्मी से यह कहता है कि मैं इस पर रिपोर्ट दूंगा। क्या रिपोर्ट दोगे भैया? वहां रिकाउंटिंग की बात हो रही है, वहां बात हो रही है कि आप मशीनों की मिलान वीवीपैट पर्ची से कर दो, और वह वीवीपैट पर्ची से न करके और रिकाउंटिंग न करा के कहता है कि मैं इस पर रिपोर्ट दूंगा। क्या रिपोर्ट दोगे? वो उनका कहना है कि हम मशीनों पे रिपोर्ट देंगे। मतलब उनका कहना साफ है कि जो जिन मशीनों से घपला हुआ था उन मशीनों को हटा के हम पुरानी वही मशीनें रख देंगे। पुरानी वाली मशीनें रख देंगे जिनसे पहले वोट हुए थे। नहीं जगदीश, नहीं, पहले समझिए, इस बात को समझिए। मैं दर्शकों को बिल्कुल साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं हरियाणा चुनाव को बहुत मतलब वो कर रहा था, गंभीरता से मैंने लिया था। जी। जो फार्म 17C से मशीनें नहीं मिली और 99% चार्जेबल पाई गई या 90% पाई गई, जब 67% वोटिंग हुआ है, यानी कि 1000 लोगों में 670 लोगों ने वोट डाले, तो बैटरी 99% कैसे मिलेगी? जो मोबाइल पूरा दिन भर यूज हो गया वह 100% या 90% कैसे चार्ज रह सकता है? क्या दिन भर में 10% खत्म होगा? और उसके बाद 3 दिन आपका मशीन रखा हुआ है, बैटरी नहीं जा रही है क्या? उसमें क्या पड़ गया है भैया? कौन सा उसमें गुल्लर का फूल पड़ गया कि चार्ज ही नहीं खत्म हो रहा है? तो यह चीजें समझ में नहीं आ रही है। अब कांग्रेस का यह कहना है सबूत के साथ, और उस वक्त स्ट्रॉन्ग रूम से जब मशीन लाया जा रहा था निकालकर, वहां हर किसी को हटा दिया गया था, और जो रिटर्निंग ऑफिसर सील करते समय था वही रिटर्निंग ऑफिसर सील खोलते हुए भी रहना चाहिए, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर बदल दिया गया। 45 मिनट तकरीबन सीसीटीवी फुटेज बंद किए गए हैं, और 12 राउंड की गिनती होने पर सिर्फ 3 राउंड की गिनती का परिणाम बताया जा रहा है। क्यों ऐसा इतना देर किया जा रहा है? इस बीच में क्या खेल चल रहा है? प्रत्याशी को क्यों नहीं वहां रहने दिया गया? वहां क्या नाम है कि वो जो पोलिंग एजेंट है उसको क्यों नहीं रहने दिया जा रहा? तो उसके लिए स्टेज बना करके, यह पहली बार हो रहा है यह सब चीजें, कि प्रत्याशी को जानने का हक नहीं है कि उसको कितने वोट बोल रहा है। वह आदमी उनका आके बताएगा कि इतना मिला, तब वो करेंगे। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है जगदीश जी। चुनाव आयोग कहता कुछ और करता कुछ और है। चुनाव आयोग बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। चुनाव आयोग के कार्यों की सराहना हम लोग नहीं कर सकते, उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, क्योंकि वह इस देश पर एक काले धब्बे के रूप में स्थापित कर दिया अपने आप को चुनाव आयोग, और न्यायपालिका से भी लोगों का भरोसा और विश्वास उठ गया। जी, राजीव कुमार से पहले जितने भी चुनाव आयुक्त आए हैं वो हमेशा काउंटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। हाँ सर, आपने भी देखा है, हमने भी इतने सालों में देखा है। 7 बजे या 8 बजे के आसपास बिल्कुल होता था, और हमने बहुत खबर किया है, बहुत खबर किया, लेकिन ये पहला चुनाव आयुक्त है जो जिसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। 5 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और 3 दिन 4 दिन बात करता है, 7% वोट बढ़ा देता है। आज तक 7% वोट कभी भी नहीं बढ़ते, 0.50% बढ़ते थे, 0.78% बढ़ते थे। हमने 0.98% भी
बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन 7% बढ़ जाए, 6% बढ़ जाए, ऐसा कभी देखने को और सुनने को नहीं मिला। लेकिन राजीव कुमार का क्या विचित्र मतलब कार्यकाल है, और कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम कराएंगे और ईडी भेज देते हैं। और एग्जिट पोल से भी लगभग मैच होते थे, 1-2 सीट ऊपर नीचे जी, होता था। बिल्कुल। हाँ, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होता था। जगदीश जी, हम लोगों ने देखा है योगेंद्र यादव स्वराज इंडिया के अभी जो क्या नाम है कि एक समाज सेवी के रूप में अभी है, और योगेंद्र यादव ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर दूरदर्शन के लिए एग्जिट पोल का और सर्वेयर का काम किया करते थे। आज भी उनके सर्वेयर बहुत एग्जैक्ट होते हैं। उनको लोगों ने क्या ना कि महाराष्ट्र में मारने की कोशिश की, उनकी कुर्सियां तोड़ दी गई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनको नहीं करने दिया। वह निरीक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं, अपना किसी कंपनी के लिए नहीं करते, किसी के लिए नहीं करते, अपनी संस्था के लिए करते हैं। एक आज देश में जो संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट तौर पर अपनी संस्थाएं बना करके रखे हुए हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए मर रहे हैं और जी रहे हैं, वैसे लोगों को रोकना टोकना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इन लोगों की असलियत ना सामने आ जाए, इसके लिए यह लोग हर हद करने अपनाने के लिए तैयार है, जो देश के लिए दुर्भाग्य है। जी जगदीश जी, अगला सवाल लेते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भाजपा क्यों है डरी? योगी का काम नहीं आ रहा है क्या? अब वो सही है, लेकिन मैं सैयद जी की फिर एक बार बात करूंगा कि एलन मस्क की बात सैयद जी ने छेड़ दी है। ये उस ट्वीट को मैंने पढ़ा था। हाँ। एलन मस्क वाली जो अपने आप चार्ज होती है, हाँ। नो चार्ज मोड वाली, उसी बैटरी की बात कर रही है। एलन मस्क ने यहाँ तक कह दिया कि ईवीएम हैंग हो सकता है, ईवीएम हैंग होता है, यह मतलब गारंटी के तौर पे चैलेंज कर दिया भारत सरकार को कि ईवीएम हैंग होता है। और क्या नाम है कि यह लोग बार बार ईवीएम हैंग नहीं होता है कहते हैं। हकीकत यह है जगदीश जी कि 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, और वह ईवीएम मशीन किसके पास है? चुनाव आयोग इतने सालों में क्या किया, क्यों नहीं पता कर पाया? सरकार क्यों नहीं कर पाई? वह पैसे किसी के बाप का था क्या? वह पैसे इस देश के जनता के टैक्स के पैसे थे, किसी के कोई घर से, मामा के घर से नहीं लाया था, पापा के घर से नहीं लाया था, इस देश की जनता के टैक्स के पैसे थे। वह हकीकत यह है जगदीश जी की अब यहाँ पे एक चीज आप यह समझिए कि मैनिपुलेट यह जो किया जा रहा है ना, यह हैंक वाली परिस्थिति नहीं है कि हैंग किया जा रहा है, यह ऐसा मैनिपुलेट किया जा रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट में यह पता चला जब वीवीपैट पर्ची काउंटिंग की पिटीशन पड़ी थी एडीआर के तरफ से, तो उस समय ईवीएम को लेकर के बहुत सारे खुलासे हुए, लेकिन उस वक्त जज ने जो कमेंट दिया था उनके जजमेंट पे वह कमेंट नहीं आया, और उन्होंने मान लिया कि नहीं क्या नाम कि ईवीएम से ही होगा, पर्ची काउंटिंग नहीं होगा। तो भाई आपने सुनवाई क्यों किया? सुनवाई तो पर्ची काउंटिंग के लिए रखी गई थी, पिटीशन दिया गया था। तो यह सबके सब मिले हुए हैं, बेवकूफ जनता को बना रहे हैं। और मशीन में जब वह सिंबल लोडिंग जो होती है ना, जिसमें लोग वोट डालते हैं, बटन दबाते हैं जगदीश जी, वह सिंबल लोडिंग एक लैपटॉप से होती है। उस लैपटॉप से ही वह सारे करामात कर लिए जाते हैं, और मशीनों को ऑपरेट दिल्ली के सेंटर से किया जाता है, जिसका पूरा कंट्रोल पैनल एक है, उस पैनल से किया जाता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के लोकसभा चुनाव के समय यह बातें खुल करके आई, और चुनाव आयोग का अफसर एक्सेप्ट किया और डिस्क्राइब करके बताया था कोर्ट को। तो वह एक प्राइवेट आईटीआई छात्र होता है, वह किसी के लिए भी काम कर सकता है, और चुनाव आयोग ने बेशर्मी से कहा कि क्या नाम है कि उस पर हमारा कोई वो नहीं होता है, हम वह अपने मर्जी से करता है और लैपटॉप अपने साथ लेके जाता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस लैपटॉप को भी सील किया जाए। तो लेकिन यह लोग कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो सैयद जी की बातें सही है, क्या नाम है। और एक हम अपने दर्शक का सवाल ले लेते हैं सर जल्दी से। ये हमारे परमहंस जी लिख रहे हैं कि नीतीश जी मौका है, लपक लीजिए प्रधानमंत्री पद। नहीं, देखिए परमहंस जी की बातों से मैं बड़ी सहमत हूं। तो बिहार को पहली बार तो मौका मिल रहा था, पहली बार बिहार को मौका मिल रहा था, बहुत एक सुनहरा मौका था। मैंने 4 तारीख को भी यह कहा था कि यह दौर बीपी सिंह का, इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा, चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री कई लोग बने थे, वही दौर यह था। जी। अगर इस मौके पर बिहार को वह सम्मान न मिल पाए और नीतीश कुमार की बेवकूफी होगी, यह मौका फिर बिहार को दोबारा मिल जाएगा, इस चीज की गारंटी नहीं है, और नहीं मिल पाएगा। क्योंकि
नीतीश कुमार अब समाप्त हो जाएंगे। अभी इस वक्त नीतीश कुमार के 12 सांसद बहुत महत्वपूर्ण हैं मोदी सरकार के लिए। इस वक्त अगर वह नहीं खेल करते हैं तो उनका कोई खेल और जादू है ही नहीं, समझ लीजिए। लेकिन मैंने जो आज देख लिया इस बैठक से, अब आरजेडी और भाजपा की लड़ाई होगी, नीतीश कुमार कहीं अब फील्ड में नजर नहीं आएंगे। लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा, बार बार मैं कह रहा हूं जगदीश जी, अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू की बैठक बुलाई गई थी, एनडीए की बैठक हुई है। क्या जेडीयू की बैठक आज होती है या कल होती है? खबर आज 28 तारीख का ही कि आज ही होगी, वह कब होती है शाम तक यह देखना तो हम लोग को जरूरी होगा। 6-7 बजे तक यह बातें खुल करके आ जाएंगी कि आखिर बैठक हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर बैठक नहीं हो रही है तो 8 बजे के प्रोग्राम में मैं दर्शकों को पूरे प्रूफ के साथ हर खबरें बताऊंगा ही। लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, इस एनडीए की बैठक से हम लोग को डिसीजन पे हम लोग नहीं आ सकते। जी जगदीश जी, लेते हैं अगला सवाल उत्तर प्रदेश से। यूपी उपचुनाव में भाजपा क्यों है डरी? क्या योगी का नारा काम नहीं आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है जगदीश जी। जो इन लोगों ने बहराइच का कार्य किया है, बहराइच इन लोगों को बैकफायर किया है, लेकिन आप पूरी तरह से बैकफायर कर दिया है अभी नहीं कह सकते। अगर जिस तरह दलित और ओबीसी यह 2 धारा इनसे खपा है संविधान के मुद्दे को लेकर के, वह इनके नजदीक नहीं जा रहा, बहुत तेजी से इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर रहा है। बहराइच में जो तस्वीर इन लोगों ने दिखाई और योगी आदित्यनाथ ने जो बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, वह बैकफायर किया या नहीं किया यह 23 तारीख को पता चलेगा। इस वक्त उस नारे को और बहराइच के हिंदू और मुस्लिम के सांप्रदायिकता को यह लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। महाराष्ट्र की हर गलियों में लग चला है, झारखंड की हर गलियों में लग चला है, बिहार के हर गलियों में लग चला है जी। और बिहार में नीतीश कुमार इस चीज को लेकर के अस्वस्थ है, वह इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस बैठक के बाद क्या बिहार से वह बैनर पोस्टर हट जाएंगे, यह महत्वपूर्ण होगा, या इस बैनर पोस्टर के बटोगे तो कटोगे अब योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के साथ में जो महाराष्ट्र और झारखंड में लगा हुआ है और चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ की बुलाहट है, क्या फिर यही बातें उठती हैं? और अगर उठती हैं उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो महाराष्ट्र और झारखंड में, तो समझ लीजिए यह बैकफायर कर गया, और जीत लिए अगर तो समझ लीजिए जीना दुश्वार हो जाएगा और पूरे देश में सांप्रदायिकता बटोगे तो कटोगे के चल पड़ेगा। जी जगदीश जी, हमारे गुरचरण सिंह जी एक दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं कि नीतीश और नायडू देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है जगदीश जी। मैं तो अक्सर अपने प्राइम टाइम में यह चीजें कहते रहता हूँ। सैयद जहीर जी हमारी बातों पर मुहर लगाएंगे। सैयद जहीर जी 8 बजे भी जुड़ते हैं और हम लोगों के सभी चैनलों पर सैयद जहीर जी जुड़ते हैं और मैं हमेशा इनको मतलब अपने प्रोग्राम में देखते ही रहता हूँ कि यह जुड़ते हैं। चूंकि 8 बजे मैं कॉमेंट का जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि विश्लेषण रहता है प्राइम टाइम का, इसलिए, लेकिन इन लोगों के सवालों को मैं पढ़ते रहता हूँ। इस वक्त जो यह कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू दुश्मन है, नायडू नरेंद्र मोदी के पिंजरे में फंसे हुए थे। 371 करोड़ रुपए कौशल विकास परियोजना में घोटाले के आरोप में 56 दिन तक वह जेल में थे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। उसके बाद में उनको सबसे पहले ईडी सीबीआई से क्लीन चिट लेना था और 10 सालों की मोदी के कार्यकाल के इतिहास में पहले व्यक्ति नायडू बन गए जो क्लीन चिट ले लिए। और अब मोदी के गले का लगाम जो है ना, कुर्सी का लगाम कह लीजिए, गले का लगाम कह लीजिए, राजनीति लगाम कह लीजिए, वह चंद्रबाबू नायडू के हाथ में। देखना यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू का, जिनका रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी से 3 बार बात हुई है अभी चंद दिनों में, क्या चंद्रबाबू नायडू निकलते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी? नहीं गिर पाएगी। नीतीश का साथ में निकलना जरूरी है, तभी यह सरकार गिरेगी।
और जानते हैं ना, घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। अगर नायडू निकल गए और नीतीश नहीं निकले और पार्टी बची रह गई तो यह लोग कोई बचेंगे नहीं, सब जेल में जाएंगे। नीतीश निकल गए, नायडू नहीं निकले तो सब जेल में जाएंगे। ऐसा निकलना पड़ेगा कि यह 260 सीटों पर आ जाए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, तभी सत्ता जाएगी, वरना भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। तो इन सब तथ्यों के बीच अब नीतीश कुमार की बैठक जो आज एनडीए की हुई है, इससे बिल्कुल नहीं लगता कि नीतीश कुमार वो है, क्या नाम है, कि मजबूत है। इस बैठक से यह अंदाज लग रहा है कि नीतीश कुमार टूट चले, उनकी पार्टी टूट चुकी है। आने वाले समय में उनकी पार्टी में बहुत भगदड़ मचने वाली। जो इत्तेफाक नहीं रखते भारतीय जनता पार्टी से, वह आरजेडी या कांग्रेस में जाकर के शामिल होंगे। और अगर जेडीयू की बैठक आज या कल हो जाती है, जो बैठक बुलाई गई थी आज, जो अभी तक नहीं हुई है, तब यह समझ लीजिए कि कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। लेकिन संजय झा जैसे लोग जो बोल रहे हैं, वह क्या नाम है कि एक धब्बा इस देश पर है। जी जगदीश जी, हमारे सैयद जी का एक और उन्होंने सवाल लिखा है कि छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटना बिहार में नीतीश को ही है। सही नहीं, सही जी, सही बात कर रहे हैं जगदीश जी। नीतीश कुमार का वह हाल होगा कि एक सर्वे आया है हम लोगों के पास, कल के प्रोग्राम में उसको हम लोग शामिल करेंगे। कल उस एक एक सीट का, बिहार के 243 सीटों के एक एक सीट का मैं सर्वे रिपोर्ट बताऊंगा अपने दर्शकों को, अब दर्शकों को पता चल जाएगा। उसमें उस सर्वे में यह बता रहा है 129 सीट के साथ, 129 सीट के साथ इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रही है जी। 115 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो रही है, गठबंधन पूरा समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी गिरिराज सिंह को आगे करने का तात्पर्य ही यही है कि वह खुद को प्रोजेक्ट करना चाहती है, गिरिराज सिंह को नेता बना के प्रोजेक्ट करना चाहती है। नीतीश कुमार को 2020 चिराग मॉडल के तर्ज पर ही समाप्त करेगी। प्रशांत किशोर, चाहे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, सब एक मोहरे भाजपा के होंगे। असदुद्दीन ओवैसी जाएंगे। यह लोग सब नीतीश को नोचने के चक्कर में पड़ेंगे कि नीतीश को के कद को छोटा किया जाए। नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। जैसे एकनाथ शिंदे को अभी महाराष्ट्र में उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, साफ मना कर दिया गया कि आप सीएम नहीं बनोगे। यानी कि महाराष्ट्र में अभी खरमंडल बाकी है। जी जी। खुद के गठबंधन वाले खुद को गठबंधन को हराएंगे। इस बीच इंडिया गठबंधन को आज ज्यादा मिलेगा, वह आने वाले समय पता चलेगा, क्योंकि कल 29 तारीख है, नामांकन का आखिरी डेट है। कल नामांकन होने के बाद असलियत देश के सामने आएगी। जी जगदीश जी, लेते हैं अंतिम सवाल सर हमारा। भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपाई नेताओं के ऊपर नीतीश की कार्रवाई क्या दूसरे राज्यों पर क्या असर होगा? जगदीश जी, आप थोड़ा प्रमोद सैनी जी का एक देख लीजिए, कह रहे हैं कि जब राजा भ्रष्ट हो तो जनता क्या करेगी। नीतीश को समझ नहीं आ रहा है, बाद में नीतीश जी बहुत पछताएंगे। तो वो कहते हैं ना, तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। हमारे प्रमोद सैनी जी का यही कहना है। मैंने बार बार अपने मतलब विश्लेषण में यह कहा जगदीश जी कि नीतीश कुमार को दो नजर से हम लोग को देखना पड़ेगा कि पहले नीतीश बचे भी हैं या नहीं। अभी जो एनडीए की बैठक समाप्त हुई है, हम लोग को प्रोग्राम में आने के पहले समाप्त हुई है, तो हम लोग प्रोग्राम पे बैठे हैं। उस बैठक से यह निकल रहा है कि नीतीश टूट चले हैं, उनकी पार्टी टूट चुकी है, यह पता चल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर अब जेडीयू की बैठक होती है, जो बैठक होनी थी वह बैठक तो हुई नहीं अभी तक, एनडीए की बैठक हो गई। जेडीयू की बैठक में जो निर्णय होना था कि नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से यह अधिकार दिए जाएंगे कि वह फैसले ले सकते हैं, अगर यह बैठक नहीं हुआ तो समझ लीजिए नीतीश कुमार इतने टूट चले हैं कि नीतीश कुमार की अब कोई हैसियत रह नहीं गई है। वह 10-15 सीटों के आसपास निपटने वाले हैं, या नीतीश कुमार की पार्टी ही उनके हाथ से जाने वाली है। वह संजय झा और ललन सिंह हावी हो चुके हैं उनके ऊपर, और ललन सिंह फूटी आंख भी नीतीश कुमार को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं अब। जी जगदीश जी, भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेताओं के ऊपर नीतीश की कार्रवाई का दूसरे राज्यों पर क्या असर होगा? दूसरे राज्यों पर तो बहुत होगा जगदीश जी, लेकिन
बिहार में कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो जांच के आदेश दिए थे नीतीश कुमार ने और जो प्रदीप सिंह के ऊपर एफआईआर कराए थे, आज की बैठक में दोनों मौजूद थे जी। और दोनों मौजूद थे। प्रदीप सिंह तेजस्वी यादव को धमकी देते हुए नजर आए, क्योंकि तेजस्वी यादव उनके खिलाफ कोर्ट में जा गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा अगर सांप्रदायिकता फैला बिहार के अंदर तो तेजस्वी को जेल में डालेंगे। वह तोड़ मरोड़ करके कर रहे हैं। ये तो तेजस्वी थोड़ी सांप्रदायिकता फैला रहे हैं वहां पे। तो बोले कि अगर हुआ, क्योंकि तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी किया है, हाँ तो लेकिन और केस भी कर दिया है। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो कहते हैं ना जगदीश जी कि चोर ही कह रहा है दूसरे को डांट रहा है, खुद ही बोल करके। अभी सत्ता में नहीं है तब ये हाल है, और जब सत्ता में आएंगे तब क्या हाल होगा बताइए। तो क्या नाम है कि अभी तो नीतीश के भरोसे है, तो यह इस तरह से उनकी वो है। और जब नीतीश को हटा करके खुद आ जाएंगे तो बिहार जानते हैं जगदीश जी, बिहार 50 सालों के लिए लोग गुलामी की जीवन जिएंगे। यह लोग जीने नहीं देंगे किसी को, किसी के इज्जत आबरू से लेकर के हर चीजों के लिए लोगों से यह लोग भेड़े। लॉ एंड ऑर्डर वहां पहले ही नहीं है, बाद में हालत बहुत और ज्यादा खराब हो जाए। नीतीश कुमार विफल हो गए जगदीश जी, जहरीली शराब हो चाहे जो भी हो, क्या नाम है कि रोजगार को मातो, प्रवासी मजदूर को नहीं रोक पाए किसी चीज को। यह बहुत ही मतलब एक देश के ऊपर धब्बा हो गया। ऐसे नेता इस देश में, मैं लगातार कहता हूँ जगदीश जी, जब हमारा देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री बने, उस समय जब जो चीजें हम लोगों ने इतिहास में पढ़ी या पत्रकारिता जीवन में जो हम लोगों ने देखा, उस समय के नेता अगर मंदिर मस्जिदों में भगवान को ढूंढ रहे होते तो आज हम देश वाले कूड़े की ढेर में रोटी ढूंढ रहे होते। उस समय संस्थाएं बनाई गई, लोगों के लिए रोजगार किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान के अनुसार आरक्षण लागू किया गया हर लोगों के लिए, और उस आरक्षण के लिए, आरक्षण के तहत नौकरियां कहाँ मिलेगी, संस्थाएं बनाई गई, नियम कानून कायदे बनवाए गए। इन लोगों ने हर चीज की धज्जियां उड़ा दी। इन लोगों के आंकड़े इन लोगों की जबान के हैं, कोई आंकड़े नहीं है इनके पास। मोदी के पास कोई आंकड़े नहीं है, मोदी की कोई सोच नहीं है, मोदी कुछ कर नहीं सकते। मोदी जुमला दे सकते हैं, मोदी लोगों को गुमराह कर जो आज तक मोदी लोगों को धोखा दे सकते हैं, मोदी लोगों को बेरोजगार कर सकते हैं, मोदी भुखमरी में 127 देशों में 105 नंबर पर पहुंचा सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय में 139 नंबर पे हमारा देश आ गया। बांग्लादेश हमसे बेहतर है। जी जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दर्शकों तक चुनावी विश्लेषण आपने विस्तार से दिया। हमें आशा है कि हमारे दर्शकों को हमारे द्वारा दिए गए विश्लेषण से संतुष्ट होंगे। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जल्द हाजिर होंगे ऐसी कुछ और राजनीतिक खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए TFT इंडिया नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।